जनता की आवाज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। इंजीनियर रशीद को बिलाखिर जमानत मिल गई, लेकिन इस जमानत से जम्मू कश्मीर की सियासत में काफी हलचल मची हुई है। सियासतदान इंजीनियर रशीद की रिहाई पर शक जाहिर कर रहे हैं कि इसके पीछे मरकजी सरकार की कोई मंशा जरूर है कि जिस इंजीनियर रशीद को बीजेपी मुल्क मुखालिफ कहा करती थी, आज उनके रिहा होने से बीजेपी को कोई एतराज नहीं। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। उमर ने कहा कि इस फैसले की टाइमिंग का लोग खुद फैसला करें। उमर ने कहा कि रशीद को सिर्फ इंतखाबी मुहिम के लिए छोड़ा गया है, मगर वो लोगों की नुमाइंदगी नहीं कर पाएंगे और ऐसे में बारामूला पार्लिमानी हल्के के लोगों ने लगभग अपना वोट जाया किया। उमर ने कहा कि बीजेपी ने केजरीवाल की जमानत पर एहतजाज दर्ज किया, मगर इंजीनियर रशीद की रिहाई का खैर मकदम किया। उमर ने कहा कि अगर कश्मीर के लोगों ने इस बार गलती की तो बीजेपी अपने मकसद में कामयाब होगी। उन्होंने कहा कि लोगों को जज्बात के बजाय अक्ल से फैसला लेना होगा। तो आइए सुनते हैं अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर अब्दुल रशीद ने तिहाड़ जेल से बाहर आते ही मीडिया से क्या कुछ कहा। And a promise that I will not let down my people. I take a pledge that I will fight Modi's narrative of Naya Kashmir, which has miserably failed in Jammu and Kashmir. People have rejected his narrative, and people of J&K have rejected whatsoever he did on 5th August 2019. The vote to me was a referendum against Modi's policy, especially abrogation of Article 370 and 35A. I am committed to work for the welfare of my people, for a peaceful resolution to Kashmir issue. और मोदी जी से कहना चाहेंगे, डरो मत, डराओ मत, हम डरने वाले नहीं हैं। या my fight is much more bigger than what Umar Abdullah says. His fight is for the chair, my fight is for the people. 5.5 साल जो बंदा जेल में मर रहा हो और वो 5.5 साल लंदन की गलियों में, गुलमर्ग की गलियों में और बिल्लियों की तरह बिल्लों में छुप कर बैठे थे, आज वोट के लिए बाहर आए हैं। आई एम नथिंग टू से हिम। पीपल ऑफ नॉर्थ कश्मीर have responded him already on 4th of June when he lost by more than 2 lakh votes. So महबूबा मुफ्ती साहिबा भी हार गई। I am agent of my conscience, I am agent of my people। और मुझे उन लोगों की सर्टिफिकेट क्या चाहिए जो बंदा तिहाड़ का नाम ही काफ़ी है। I can't forget अल्ताफ फंतोश who was my cellmate, जिसको मैंने आखिरी बार जब निकाला तो उसकी लाश ही घर पहुंची। I can't forget dozens of Kashmiris, अब्दुल माजिद बाबा, फयाज अहमद लोन फ्राम कुपवारा, अब्दुल माजिद बाबा फ्राम सोपोर जो सर्जरी के लिए तड़प रहे हैं, अरशद टांची फ्राम कुपवाड़ा जो लोग इलाज के लिए तड़प रहे हैं। देयर आर dozens of people, dozens of inmates from Kashmir who are there in Tihar who need immediate medical care। मैं इतना ही कह दूंगा उमर साहब और महबूबा जी से, मेरी लड़ाई लोगों के लिए है। मैं उनकी बात करके अपना कद और अपनी कुर्बानी छोटा नहीं करना चाहता हूँ। आपको पता होगा कश्मीर में पहली बार जो मोदी जी कह रहे हैं इतने परसेंटेज वोट बढ़े, that vote was because it was a resentment against Modi's decision of to abrogate Article 370 and 35A। पहले कश्मीरी लोग पीसफुल तरीके से बात करते थे, उसके बाद सोशल मीडिया पर भी पाबंदी लगा, कहीं बात करनी नहीं थी, तो लोगों को ऐसे ऑप्शन लगा कि हमें वोट डालना चाहिए। इट वॉज नॉट इन लव विद मोदी जी। जो वोट लोगों ने डाला पार्लियामेंट इलेक्शन में, ये मोदी जी के प्यार में नहीं डाला, ये मोदी हो चुकी है और इससे जम्मू कश्मीर की सियासत में हलचल साफ तौर पर जाहिर है। और बाहर आते ही उन्होंने बयान भी दिया और खुले तौर पर कहा कि वो जो है बीजेपी सरकार के खिलाफ है। उनके नए जम्मू कश्मीर का जो नारा है उसके खिलाफ उनकी लड़ाई है, जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में उनके लिए लड़ाई है। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं खास मेहमान, बीजेपी लीडर अभिजीत जसरोटिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर नीलोफर मसूदी साहिबा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, साथ ही साथ पीडीपी के लीडर सोहेल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों का मैं स्वागत करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ न्यूज़ 18 में। अभिजीत साहब, इंजीनियर रशीद की वापसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि दाल में कुछ काला है, बीजेपी का क्या कहना है? लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को हर तरफ काला ही काला नजर आएगा, क्योंकि समझ सकते हैं कि जो इनके 5 अगस्त 2019 के बाद जो चीजें यहाँ पर बदली, जिसके बाद लाखों लोग जो है वोट डालने के लिए आए,
और उसके बाद उमर साहब हार गए, तो उसके बाद मैं समझ सकता हूँ इनको क्यों ये सब कुछ ऐसा नजर आ रहा है। और दूसरी बात आपको समझना पड़ेगी कि जिस तरह का प्रोपोगंडा आज ये कर रहे हैं, तो कम से कम ये चीज सोच लीजिए कि ये भारतीय जनता पार्टी है जिसके वजह से वहां पर आज हालात सुधरे हैं। और रही बात, अगर जहां तक इंजीनियर रशीद की बात करेंगे, अगर उनको बेल मिली है तो याद होगा आपको इसी तरह की बेल जो है वो अरविंद केजरीवाल को भी मिली थी चुनावों से पहले। तो इस हिसाब से तो अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उस पर उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं जब किसी और को जमानत मिलती है, और उन्होंने खास तौर से जिक्र किया कि जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली तो बीजेपी ने उस पर प्रोटेस्ट किया, लेकिन जब इंजीनियर रशीद की बारी आई तो उस पर जो है पॉजिटिव रिस्पांस दे रही है बीजेपी, खैर मकदम कर रही है। ये कह रही है कि अब तो इंजीनियर रशीद वापस आ गए हैं, उमर का तो चांस नहीं है। मुझे एक स्टेटमेंट बता दीजिए। सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी मूलभूत सिद्धांतों पर चलती है। हमारे सिद्धांतों के अंदर देश सर्वप्रथम आता है, उसके बाद पार्टी और लास्ट में अपना आप आता है। हम कभी भी इस तरह के किसी अलगाववादी नेता को और किसी को कभी सपोर्ट नहीं करते। इंजीनियर रशीद की जमानत पर बीजेपी का क्या स्टैंड है? देखिए, ये तो हिंदुस्तान का देश का कानून है। देश के कानून के चलते ही मुझे लगता है सब कुछ होता है। ये देश के कानून ने हमारे को 370 से निजात दिलाई थी। इसी देश के कानून ने जो अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी, इसी देश के कानून ने जो इंजीनियर रशीद को दी। नीलोफर साहिबा, क्या कहेंगे, क्यों आपकी पार्टी को, आपके नायब सदर को लगता है कि इंजीनियर रशीद का बाहर आना के दाल में कुछ काला है, कोई साजिश की बू आपको क्यों आ रही है? मुझे लगता है अगर आप गौर से आज स्टेटमेंट सुन लेंगी इंजीनियर रशीद की, तो मुझे लगता है वो बिल्कुल एप्ट इंफॉर्मेशन उनके पास थी कि जो उमर अब्दुल्ला साहब है वो कुछ देर के लिए लंदन चले गए, फिर बीच बीच में कभी कभार गुलमर्ग भी चले गए। तो ये उनके पास ये इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या था वो बखूबी नजर आता है कि वो सोर्स क्या हो सकता है। इसके साथ साथ में अभिजीत जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये आज स्टैंड एक क्लियर करे कि जो इंजीनियर रशीद है क्या वो नेशनलिस्ट ये समझते हैं उनको या एंटी नेशनल समझते हैं। आप प्लीज ये क्वेश्चन उनसे पूछ लीजिए। साथ में उनसे ये भी कहिए, जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे तो उस वक्त जो उनके अपने रिसोर्सेज यहाँ पर जो उन्होंने इकट्ठा करके बीजेपी की शक्ल में उनको ABCD जो टीम्स है उनको बैकअप करने के लिए वो पीछे खड़े हुए थे, तो वहां पर उस गेम को चेंज करके उन्होंने उस एक शख्स को लड़ाने की ही कोशिश की, बल्कि उसको जिताने की भी कोशिश की। तो उसमें क्या वजह है ये खुद बता। नीलोफर साहिबा, जब हम बात करते हैं कि किसी को जिताया गया है, एक मिनट नीलोफर साहिबा, मेरा पॉइंट यहाँ पर सुन लीजिए। जब हम बात करते हैं कि देखिए इंजीनियर रशीद ने पार्लियामेंट इलेक्शन में बहुत बड़ी जीत दर्ज की है, जब हम कहते हैं कि कोई और जिता रहा है, तो क्या हम वहां पर लोगों की तौहीन नहीं कर रहे हैं जो उनके हक में बाहर आए, उनके हक में वोट दिए? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो सेंटिमेंट वोट, उसमें कोई शक नहीं है कि जो सेंटिमेंटल वोट एक था ये कहकर कि भाई आप चाहते हैं कि किसी के वालिद साहब को फांसी हो जाए, क्या आप चाहते हैं कि वो जेल में रहे, एक वो सेंटिमेंटल भी वोट था। मैं ये उससे इनकार नहीं कर रही हूँ, हम उस सेंटिमेंट की कदर करते हैं और आज उनको समझ आ रहा है कि किस तरीके से उनके सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट किया गया था, क्योंकि पिक्चर जो है बिल्कुल साफ नजर आ रही है। इनसे पूछ लीजिए कब ये चैलेंज ऑर्डर। सोहे साहब, क्या आपको भी पिक्चर साफ नजर आ रही है? आपके पास आऊंगी, आपके पास फिर से आऊंगी, लेकिन यहाँ पर मुझे सोहे साहब का भी कमेंट चाहिए। आई कम बैक टू यू, मैं आऊंगी आपके पास। सोहे साहब, लेट मी कंप्लीट द सेंटेंस। इनसे अभिजीत जी से पूछ लीजिए। आपने जो सवाल किए मैं वो सवाल जरूर अभिजीत साहब से पूछूंगी। नीलोफर साहिबा, आपके सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये कमेंट मैं सोहे साहब से चाहूंगी। देखो, बात ऐसी है, जिस तरह से इंजीनियर रशीद की बात चल रही है इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने प्रश्न किया था जसरोटिया साहब से इंजीनियर रशीद पे, तो उस पे तो वो क्लियर स्टैंड रख नहीं पाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, अगर आपने इंजीनियर रशीद को जमानत दी है, ऐसे काफ़ी बेगुनाह नौजवान जो कश्मीर से काफ़ी जगह में बंद हैं, उनकी तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। वो जो वहाँ के जो माता पिता हैं जो वहाँ दिल्ली या और कौन से जेल में, बहुत से जेलों में पहुँच नहीं सकते हैं, तो अगर सरकार उनकी तरफ भी ध्यान देगी तो ये एक अच्छी बात होगी। नौजवान लोग, बेगुनाह लोग जो जेलों में बंद हैं, उनको बाहर निकालें, वो भी अपने परिवार से मिलें, वो भी इस इलेक्शंस में हिस्सा ले सके, तो इसमें कोई राय नहीं है। ठीक है, इंजीनियर रशीद बाहर आ गए हैं, लेकिन उन्होंने नहीं, पर इस पर स्टैंड क्या है पीडीपी का? चलिए ठीक, आप कर रहे हैं बात कि दीगर जो लोग जेलों में बंद है, और उसकी बात तो
इंजीनियर रशीद ने भी बल्कि जेल से बाहर आते ही कदम रखते ही उनकी भी बात की। उन्होंने कहा कि इनके लिए भी लड़ना है। हमारी बात है, बाकी ठीक है। इंजीनियर रशीद जो साहब कह रहे हैं कि 5 साल से वो जेल में बंद है, लेकिन हमने 10 साल में जम्मू कश्मीर की जेल देखी है। 10 साल में जो हालात जम्मू कश्मीर में बने हैं, जिस तरह से यहाँ पे हमारे हाई कमान की जो गुप्कार पे जो उनकी कोठी थी उनको उन्होंने छीन लिया, वो अब अपने कहाँ रह रहे हैं ये इंजीनियर रशीद भी जानते हैं। किस तरह से पीडीपी को दबाने की कोशिश की गई, किस तरह से पीडीपी के वर्कर को दबाने की कोशिश की गई। इस पर आगे जरूर हम बात करेंगे। तीनों मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे और आगे भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त इंजीनियर रशीद मीडिया से बात कर रहे हैं। सीधा रुख करते हैं। फिजाओं में सांस ले रहा हूँ, उसके लिए ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे कतन कोई खुशी इसलिए नहीं हो रही है कि जब तक कश्मीर में तिहाड़ जेल में या किसी और जेल में एक भी कश्मीरी बंद है, शायद ही मुझे सुकून मिले। तब तक शायद ही मेरी रिहाई, जो कि फ़िलहाल इंतरीम बेल है, और उम्मीद यह है कि इंशाल्लाह आगे परमानेंट बेल हो जाएगी, परमानेंट ज़मानत मिलेगी। लेकिन ये तब तक बेमाने है जब तक एक भी बेगुनाह कश्मीरी कहीं पर भी बंद हो। वो लम्हात जो 5.5 साल मैंने तिहाड़ में गुजारे, आई डोंट थिंक दिस इज़ द प्रॉपर टाइम टू टेल अबाउट टू मेनी स्टोरीज़ जो हमने जेल में देखी। एक नई दुनिया है, एक मिनी वर्ल्ड, बल्कि एक मिनी इंडिया के बजाय मिनी वर्ल्ड हम कहें तो बेहतर होगा। आई हैव a lot of stories tell. I have written my autobiography. तो इंजीनियर रशीद मीडिया से बात करते हुए कह रहे हैं कि उनकी जो जमानत है, हालांकि अभी जो है अबूरी जमानत है, टेम्पररी जमानत है, लेकिन कहा कि ये अभी बेमाने हैं जब तक कि वो तमाम तर मासूम कश्मीरी, बेगुनाह कश्मीरी जो जेलों में बंद हैं, उनकी रिहाई न हो जाए। अभिजीत जी क्या कहेंगे इस स्टेटमेंट पर, और साथ ही साथ जो नीलोफर साहिबा ने आपसे सवाल किया? देखिए, सबसे पहली बात तो ये आती है, देश कानून से चलता है और देश का कानून सेटल करेगा, बताएगा हमें कि कौन कहां पर होना चाहिए। देश का कानून बताता है। और कम से कम आज भी इस देश के नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस या पीडीपी को देश के कानून पर भरोसा हो ना हो, लेकिन आम इंसान को आज भी देश के कानून पर भरोसा है। तभी भी दो शख्स अगर आपस में लड़ते हैं तो कहते हैं आई विल सी यू इन कोर्ट। अब बड़ी बात आती है, जो नीलोफर बाजी ने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा है उसके लिए बताना। उन्होंने पूछा कि क्या इंजीनियर रशीद नेशनलिस्ट है कि नहीं। मैं इंजीनियर रशीद को नेशनलिस्ट समझता ना, मैं उमर साहब को नेशनलिस्ट समझता हूं, और ना ही मैं राहुल गांधी को नेशनलिस्ट समझता हूं, क्योंकि ये जो काम है सभी के सभी एक जैसा ही है। अगर उमर साहब आज भी अपने देश के आगे दूसरा झंडा खड़े करने की बात करते हैं तो ये नेशनलिज्म वाली बात नहीं है। उमर साहब आज भी अगर ऑटोनॉमी की बात करते हैं तो ये कोई नेशनलिज्म वाली बात नहीं है। राहुल गांधी जी अगर 7 समुद्र पार जाके अपने देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा कोई नेशनलिस्ट नहीं करेगा। तो नेशनलिस्ट है कि नहीं है, ये लोग इनको बताएंगे कि कौन नेशनलिस्ट है कौन नहीं। लोगों ने तो उनको जीत दिला दी। अभिजीत साहब देखिए, मैं आपको बता रहा हूं ना कि इनके अगर ऐसी बात होती तो आपके सामने ही उमर साहब भी हार गए, महबूबा मुफ्ती भी हार गई, तो खानदानी राज से लोग उठ चुके हैं। करते हैं जो उनका माइंड सेटअप है, अभी भी लोग उनके साथ हैं। आप तो कहते हैं, आपके कहने के मुताबिक वो सारे देशभक्त हैं, 90% लोग बीजेपी के साथ हैं। तो जिस माइंड सेट के साथ वो चले गए इलेक्शन में, इसका मतलब है अभी भी वो चीज जो है, वो रियलाइजेशन जो अभी भी जम्मू कश्मीर में जिंदा है। आप उसको एग्री करते हैं? तो अभिजीत साहब, ये बात जो हो रही है कि जो बयान बल्कि इंजीनियर रशीद ने जेल से बाहर आते हुए दिया कि उन्होंने कहा कि कश्मीर इशू है और उस पर जो है लोगों से भी बात होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का जो इलेक्शन था, जो जीत उनको मिली थी, ये रेफरेंडम था बीजेपी के अगेंस्ट। बीजेपी ने जो 370 और 35A का डिसीजन लिया उसके अगेंस्ट। सबसे पहली बात है, जरा लोगों से जाके पूछिए। अगर लोगों की बात करते हैं, 2.5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आए हैं। G20 का जहाँ पर इवेंट हुआ है, एक आम इंसान जिसकी जान की आज सलामती है, बम गोली बारूद का जिसको खौफ खत्म हो गया, वो जाके पूछिए। राहुल गांधी जी से भी पूछिए, जिनकी मोहब्बत की दुकान के नीचे 1.5 लाख का कब्रिस्तान है, और ये सब के सब रिस्पॉन्सिबल जो उस कब्रिस्तान के लिए हैं, इन लोगों को लोगों ने जवाब दिया है वहां पर। तो आज लोगों ने अगर अमन सुकून सुख चैन देखा है, पूरी दुनिया ने अगर अमन सुकून सुख चैन देखा हुआ है, तो यहीं से आपको पता लग जाता है कि दोनों में फर्क क्या है। अब ये पॉलिटिकल पार्टी अभिजीत जी, इस पर जो है इंजीनियर रशीद ने एक और बात कही थी।
उन्होंने कहा कि पहले तो लोग जो है अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराते थे, अपनी बात रख पाते थे, लेकिन अब तो सोशल मीडिया पे भी कुछ नहीं कह पाते हैं क्योंकि तुरंत ही फिर पीएसए और यूएपीए लग जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात आती है प्रोटेस्ट करने की, तो किसी को मनाही नहीं है, लेकिन प्रोटेस्ट करने के आड़ में अगर आप देशद्रोह का काम करेंगे तो कोई भी इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आज तक पिछले 50-60 साल से यही तो काम किया गया, तभी तो ये आग इतनी लगी कि 1.5 लाख से ज्यादा लोग में पहुंच गए, जिसका हिसाब किताब कोई देता है। आज उल्टा राहुल गांधी जी इनके मैनिफेस्टो के ऊपर अपनी मोहर लगा के चाहते हैं कि फिर से ये आग जो आगे बढ़ाई जाए। नीलोफर साहिबा, क्या कहेंगी आप? नेशनलिस्ट उमर अब्दुल्ला को भी नहीं मानते। ये बदकिस्मती की बात है जहां पर इन्होंने सेपरेटिस्ट को या उस आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले जिनके खिलाफ ऐसे केसेस लगाए गए हैं, वहां पर ये उमर साहब को भी खड़ा करते हैं। ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है, क्योंकि हमने उमर साहब पर देखा कि जब उनको पीएसए लगाया गया, एक ग्राउंड उसमें ये दिया गया कि इनमें क्षमता है, ये लोगों को घरों से बाहर निकालकर वोट डलवा सकते हैं। ये एक ग्राउंड था जिस पर पीएसए लगाया गया है। तो उस शख्स को भी ये कहना कि वो एंटी नेशनल है, ये मैं अपनी बदकिस्मती नहीं बल्कि उस माइंडसेट की बदकिस्मती है जिन्होंने एक नेशनलिस्ट आइडिया ऑफ इंडिया को जिंदा रखा जम्मू कश्मीर में, जब यहाँ पर पीक पर हालात खराब थे। तो उनको लेकिन क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस भी दोहरा मयार नहीं अपनाती कि पहले जब हम पार्लियामेंट के चुनाव के दौरान कैंपेनिंग हो रही थी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जरिए ही, बल्कि उमर अब्दुल्ला के जरिए भी कहा जा रहा था कि क्यों ना लड़े, इंजीनियर रशीद को लड़ना चाहिए, और खैर मकदम किया जा रहा था कि अगर उनको रिहा किया जाएगा। और अब जो है इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं कि इन पर तो ये वो इल्जाम लगे हुए हैं, हालांकि प्रूव अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ये दोहरा मयार अब एनसी भी तो अपना रही है कि पहले आप भी तो कह रहे थे कि बिल्कुल इनको रिहाई मिलनी चाहिए, और अब शक जाहिर किया जा रहा है। देखिए, हमने कभी भी एक शख्स के लिए बात नहीं की है, उसमें भले ही इंजीनियर रशीद साहब के बारे में भी हमने बात की, बल्कि हर एक उस शख्स के लिए बात की जो बिहाइंड द बार है, जिनके खिलाफ इस किस्म के और इसी नौयत के केसेस है। उनके हक में भी की कि जिस तरीके से आप एक आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाकर अपने मफाद के लिए आज ये कह रहे हैं कि नहीं, उमर साहब भी एंटी नेशनल है, जिस तरीके से वो एंटी नेशनल है। तो उस एक माइंडसेट को आगे बढ़ाने के लिए, अपने मफाद के लिए, हमने कभी नहीं ये कहा कि एक शख्स को आप इम्यूनिटी दो, एक शख्स को आप प्रिविलेजेस दो, और दूसरा शख्स जो उसी पायदान पर खड़ा हुआ है उसको ऐसी इम्यूनिटीज या प्रिविलेजेस नहीं दो। नहीं, ये यहाँ पर प्रिविलेज की अगर बात की जाए तो ये मेंबर पार्लियामेंट भी है, चुनाव में है इनकी पार्टी, तो एक तरह से इनकी नुमाइंदगी, ये लोगों की नुमाइंदगी कल को करने वाले हैं, तो ये ज़रूरी भी है कि ये लोगों के बीच जाए, इनको कैंपेनिंग का भी मौका मिलना चाहिए। ये दिल्ली की भी हमारे पास रेफरेंस है, इंजीनियर रशीद की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम अरविंद केजरीवाल को भी देखते हैं। तो एक पर्टिकुलर पर्सन के प्रिविलेज की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। एक डेमोक्रेटिक सेटअप में चुनाव हो रहा है, तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से लीडर्स अपना अपना कैंपेन या अपना अपना चुनाव अपनी पार्टी के तहत लड़ रहे हैं। सोहेल साहब, आप इस पे क्या कहेंगे? पीडीपी का इस पे क्या स्टैंड है? हालांकि महबूबा मुफ्ती के भी जो पहले बयान आए थे वो भी खैर मकदम कर रही थी, लेकिन अब जो अप्रोच है पीडीपी का भी चेंज हुआ है। क्यों ऐसा? क्या इस वजह से कि जो बीजेपी का बयान आया था कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती नहीं चाहिए, हाँ इन दो पार्टियों के अलावा किसी और पार्टी से भी अलायंस हो सकता है बीजेपी का, क्या इस वजह से ये एक शक अवामी इत्तेहाद पार्टी के लिए जताया जा रहा है? देखो, बात ऐसी है, बीजेपी जब से 5 अगस्त 2019 के बाद से बीजेपी जिस तरह से एक्सपेरिमेंट कर रही है, और हर एक्सपेरिमेंट में ये फेल होते रहे हैं। वो जिस तरह से इन्होंने कश्मीर में बहुत सी पार्टियां तैयार की और इन्होंने काफी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को भी तैयार किया, लेकिन ये हर जगह फेल हो गए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से ये अभी भी अंदर के तौर पर इंजीनियर रशीद को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये 100% श्योर है कि आने वाले समय में, देखो अभी तक इन्होंने क्लियर नहीं किया कि ये नेशनलिस्ट को सपोर्ट करते हैं या एंटी नेशनलिस्ट का। इन्होंने इंजीनियर रशीद के बारे में अभी भी सपोर्ट नहीं, पूरी बात नहीं क्लियर की है। सो कहने का मतलब ये है कि अंदर खाने के बिल्कुल बराबर के तौर पर कंधे से कंधा मिलाकर इस समय ये लोग चल रहे हैं, और इनकी कोशिश यही है कि किसी तरह से इंजीनियर रशीद को सपोर्ट करें। और देखो किस तरह से इंजीनियर रशीद जेल में बैठे और बाहर से कैंडिडेट तैयार हो रहे हैं, कहाँ से इनके पास पैसे आ रहे हैं, कैसे इनके काम चल रहे हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कहीं ना कहीं सरकार इनको सपोर्ट कर रही है। अभिजीत जी, क्या कहेंगे कि अवामी इत्तेहाद पार्टी कैसे कैंपेन लड़ पा रही है, उनके रिसोर्सेज क्या कुछ है? सीधा जो है पीडीपी और एनसी बीजेपी पर ये इल्जाम लगाती है कि ये तो बीजेपी के थ्रू ही ये सब कुछ हो रहा है। ये जो रिएक्शन है, ये जो रद्द अमल हम देख रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का इंजीनियर रशीद की तरफ, इसको आप किस तरह से समझते हैं? क्या डर में है
क्या लग रहा है कि लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, इस वजह से बीजेपी के साथ जोड़ना चाह रहे हैं, या आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, दो बातें कहूंगा। सबसे पहली बात मेरी, अभी नूर बाजी ने मुझसे पूछा कि नेशनलिस्ट कौन है कौन नहीं। मुझे बताएं जरा, कौन सा नेशनलिस्ट इंसान इस दुनिया में, इस हिंदुस्तान में होगा जो अपने तिरंगे के खिलाफ दूसरा झंडा खड़ा करना चाहेगा? कौन सा ऐसा इंसान होगा जो मुझे बताएं कि अपने देश के खिलाफ वो बोलेगा कि आप दूसरे देश की सपोर्ट करें? तो मुझे लगता है कम से कम नेशनलिस्ट क्या और क्या नहीं, इसकी परिभाषा पता होनी। अब रही बात जो आपकी पार्टी ना, ये जो पीडीपी ना 11 में पार्टी है, अब इस पार्टी ठीक है, एक एक करके बात सुनेंगे क्योंकि इस तरह से बात पूरी समझ नहीं पा रहे हैं। अभिजीत जी, सोहेल साहब जो है वो आपके सामने ये पॉइंट रख रहे हैं कि अभी जिनको आप एंटी नेशनल कह रहे हैं उनके साथ आपने सरकार बनाई है, बीजेपी ने सरकार बनाई है, तब क्यों नहीं वो एंटी नेशनल थे और आज हो चुके हैं? हमने सबको मौका दिया। उमर साहब को हमने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। हमने तो उनको दिखाया था कि मतलब देखिए बीच में बोलते हैं ना तो इन चारों की फ्रस्ट्रेशन होती है। हमको बोली 2 मिनट चुप रहेंगे तो लोग सुन पाएंगे। इनकी बात तो वैसे ना इनके वोटर सुनते हैं तो ना लोग सुनते हैं। कम से कम लोगों को सुनने दीजिए, नेटवर्क 18 के लोगों को, दर्शकों को सुनने दीजिए। देखिए बोली जाएंगे, इनको बुलवा लीजिए ना। सोहेल साहब एक एक करके बात रखिए, आपके पास भी आऊंगी। अभिजीत जी, देखिए, सबसे पहले तो एक चीज को समझने की आप कोशिश कीजिए इसके अंदर कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनकी आज फ्रस्ट्रेशन का कारण क्या है। इनकी फ्रस्ट्रेशन का कारण क्या कि इनका दौर चला गया, 5,000 से एमएलए बनते थे, 10,000 से मंत्री और 15,000 से मुख्यमंत्री बनते। बीच में बोलना शुरू हो जाएंगे, देखिएगा बीच में बोलेंगे बेचारे। सोहेल साहब आपके पास आऊंगी मैं, फिर आपको भी बोलने का मौका मिलेगा, आप अपने पॉइंट तब रखिएगा, लेकिन अभिजीत जी की पहले बात मुकम्मल हो जाए। अब देखिए, वो जमाना बदल गया 5 अगस्त 2019 के बाद। कई टाइम चला करता था इनका जब ये टेररिस्टों से भी सपोर्ट मांगते थे कि हमारे को जिताएं, जब ये कहीं की शादी भी यहाँ पर करवाते थे जबरन, अबू दुर्जा अन्ना जैसे टेररिस्टों की बच्चियों के साथ जबरन बच्चियों से शादी, वो टाइम चला गया। अब तो ये होगा कि अगर आप OGWs को अपने बूथ वर्कर बनाएंगे तो उठा के अंदर डाल दिए जाएंगे। तो वक्त बदल गया है। अब वक्त बदल गया तो कम से कम आप पहचानिए इन सब चीजों को। और बड़ी बात यह, अब लाखों वोट लेना पड़ते हैं। जब लाखों वोट लेना पड़ते हैं तो उमर साहब भी हार गए, महबूबा मुफ्ती साहबा भी हार गई। जमहूरियत इसी को तो कहते हैं। नहीं, लेकिन जीते फिर भी कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही थे। देखिए, जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी कौन बनकर उभर कर आई, और कश्मीर में भी जो जीते हैं दोनों के दोनों मेंबर पार्लियामेंट, वो किसी खानदानी राज के चलते नहीं जीते हैं, वो अपने दम बलबूते पर जीते हैं। तो लेकिन पार्टी से तो वास्ता उनका है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही है वो। सोहेल जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, आज के समय में जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क करने में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा रोल है। जिस तरह से इन्होंने जम्मू कश्मीर में जो हालात बनाए हैं, आज ना 1 ना 11 में बिजवाड़ा की पार्टी जो 5 के चुनाव में जीत सकती, वो देखिए यहाँ पर लोगों को फरमान जारी कर रही है। देखो, ये वो लोग हैं जिन्होंने कश्मीर में अपनी पार्टी को समर्थन दिया तो उनकी जमानतें जब्त हो गई। तो आने वाले समय में हमने तो आपको भी कहा था कि चले देश का भला करते हैं, लेकिन आप क्या करें, आप तो तिरंगे का ये अपमान करना शुरू हो गए, तभी आपको छोड़ दिया। कह रहे हैं, मैं 100% कह सकता हूँ ये 5 से ज्यादा सीटें नहीं लेकर ला पाएंगे, इनकी ये हालात बन जाएंगे। नीलोफर साहिबा क्या कहेंगी? देखिए, मैं इंजीनियर बेटे की ही बात करूंगी। अभिजीत जी सुन लीजिए, जिसमें उसने इंटरव्यू में सीधे कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं होगी कल अगर हम बीजेपी के साथ मिलेंगे। ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। उसके साथ साथ अभी अभिजीत जी कभी लॉ की दूसरी चीजों की बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि किस तरीके से 370 वो गलत था, ऐसे है वैसे है। आप उनको पूछ लीजिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी काफी ऐसे प्रिविलेजेस उन लोगों को दे दिए गए हैं, वो भी हमारा कानून ही देता है। और कानून की जब बात करते हैं, मल्टीपल नहीं बल्कि इतने बार, मैं 1 बार नहीं 10 बार नहीं 20-25 बार बेल एप्लीकेशन लगाई जाती है कोर्ट में, सेम ग्राउंड की इसको भाई आप बेल करें, इंटरिम बेल, इलेक्शन हो रहे, इससे पहले भी ये ग्राउंड था, तो सेम ग्राउंड पर आज बेल हो जाती है। टाइमिंग आप देख लीजिए, वो रिजेक्ट हो जाती है और उसके बाद सेम लगाते हैं। जब तक लॉ में कोई नया ग्राउंड नहीं होगा तब तक बेल नहीं होती और कोई नई बेल एप्लीकेशन नहीं हो सकती। ये लीगल है, ये लॉ है। और उन्हीं बेसिस पर अगर आप देखेंगे कि सेम चीज सेम मांग हो रहे हैं और आज कोर्ट बेल देता है, और टाइमिंग आप देख लीजिए, कोई चैलेंज करने का इनका इरादा नहीं है। आप टाइमिंग के हिसाब से हम कहते हैं सिर्फ वोट को बटोरने के लिए इन्होंने ये चीज किया है। इनको ये अगर एहसास होता है कि उसने जीता हुआ है तभी उसको छोड़ देते जब उसने जीता था। अभिजीत जी क्या कहेंगे? टाइमिंग पे शक जाहिर किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है क्योंकि बीजेपी ने
खुलेआम ये बात कही है कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती नहीं चाहिए, फिर उसके लिए कभी चाहे अगर अपनी पार्टी के साथ भी सपोर्ट लिया जाए, अपनी पार्टी का भी सपोर्ट किया जाए, चाहे सजाद लोन का सपोर्ट किया जाए या इंजीनियर रशीद का। देखिए, जिस तरह से निलोफर बाजी बात कर रही है, मुझे एक बात बताइए, सेम चीज तो अरविंद केजरीवाल को भी थोड़े दिन पहले ही जमानत मिली थी, तो उसके लिए क्या कहेंगे? ये कानून ना भारतीय जनता पार्टी के कहने से चलेगा, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस से चलेगा। ये कानून चलेगा कानून के ढंग से। और मुझे लगता है कि जो कुछ किया गया, लोगों को आप बरगलाएं ना, जाके मेहनत करें वहां पर। ऐसा ना हो कि आपका पर आपकी जो ऑपोजिशन पार्टियां हैं अभिजीत जी, वो कह रही हैं उसी कानून को बचाने के लिए, उसी कानून के प्रोटेक्शन के लिए लड़ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। छुप छुप कर आप कितनी मेहनत कर रहे थे, वो हम देख रहे थे। आप खुद तो नहीं लड़ रहे थे ना जम्मू कश्मीर में, जम्मू की बात नहीं मैं कर रही हूँ, आप लड़ रहे थे कश्मीर में, आप तो उन्हीं पर मेहनत कर रहे थे। आज देखते हैं कितने लोगों की आपकी जमानतें जब्त हो जाती है। देख लीजिएगा, ये बताइए कि अब जब इंजीनियर रशीद बाहर आ चुके हैं, नीलोफर साहिबा, जब इंजीनियर रशीद अब बाहर आ चुके हैं, उनका बयान अगर आपने सुना हो जेल से बाहर आती हुई, नीलोफर साहिबा आपसे सवाल नीलोफर साहिबा, जब इंजीनियर रशीद बाहर आते हैं, उनका बयान अगर आपने सुना हो, खुली चुनौती वो बीजेपी को देते हैं। वो कहते हैं वो नहीं मानते हैं कि मोदी के हवाले से जो बयान दिया जाता है बीजेपी की तरफ से कि नया कश्मीर, वो उसके खिलाफ लड़ेंगे, लोगों के हित के लिए लड़ेंगे। उन्होंने जेलों में बंद लोगों की बात की और जिस तरह से उन्होंने वो बयान दिया, कहीं ना कहीं लोगों को वो अपील करेगा। और लोगों, क्योंकि खुले तौर पे वो बात कर रहे हैं, जिस लेवल पर जाके अभी तक पीडीपी या एनसी की तरफ से उस तरह का बयान नहीं सामने आया है, तो क्या आपको लगता है कि लोग उस बयान की तरफ जाएंगे और लोगों का जो पहले से सपोर्ट था उससे ज्यादा भी अब मिल सकता है, जिस सेंटिमेंट वोट की आप बात कर रही थी? देखिए, एक इंटरिम बेल पर शख्स बाहर आ जाता और हमारे प्रधानमंत्री पर निशाना दागता है कि ये ऐसे ऐसे है, मैं किसके खिलाफ, ये आप समझ लीजिएगा। कंडीशन होती है हर एक बेल की, और हर एक बेल जो इंटरिम कस्टडी जब दी जाती है, इंटरिम कस्टडी को दिया जाता है दूसरे को, उसके जो श्योरिटीज है उसमें टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। खुलेआम वो बाहर निकलकर हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ एक बयान दे रहा है, हमारे देश के खिलाफ बयान दे रहा है, तो वो उसके खिलाफ देश के खिलाफ तो नहीं, लेकिन उन्होंने चैलेंज जरूर किया बीजेपी। जब हमारे प्रधानमंत्री खिलाफ बोलेगा तो वो देश के खिलाफ ही है। नीलोफर साहिबा, ये भी तो हो सकता है ना कि अगर उन्होंने ये सोचा हो, क्योंकि वो पहले से ही जेल में है और वो लोगों के हित में अगर बयान दे रहे हैं, तो उनके पास खोने के लिए क्या है? देखिए, ये मैटर ऑफ स्ट्रेटेजीज होती है। जहां तक आप अभिजीत जी यहाँ बैठे हुए हैं, एक लेटर लीक हो जाती है अरविंद रैना की, जिसको फेक कहकर इन्होंने अभी दबा दिया। उसमें तो सीधे कहा गया था, भाई आज इंजीनियर रशीद जो है रिलीज हो रहा है, उसके वेलकम के लिए अपने वर्कर्स को भेज दो। इन्होंने कह दिया वो फेक है, इन्होंने कह दिया वो फेक है। ठीक है अभिजीत जी, एक तरफ से उनके साथ साथ खड़े होना, जश्न मनाना, और दूसरे नीलोफर साहिबा, अभिजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, इनकी फ्रस्ट्रेशन की लेवल कि नहीं भाई, हम मोदी जी के खिलाफ है। आज लोग बेवकूफ नहीं है, वो जानते हैं। रवींद्र रैना की तरफ से लेटर जिसमें स्वागत की बात की गई इंजीनियर रशीद की, इस पर क्या कहेंगे अभिजीत जी मुख्तसरन? आज अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक फेक लेटर जो यही लोग बनाते हैं, और उस लेटर के ऊपर कोई रेफरेंस नंबर नहीं, कोई कुछ नहीं, और बताते हैं कि ये किसी तरह से चाहते बस कोरिलेट कर दिया जाए कहीं पर इन चीजों से। आप समझिए इनकी फ्रस्ट्रेशन की लेवल क्या है कि इनके उमर साहब जो टोप उतार कर आए गांधरबल के अंदर और सोचा कि मुझे यहाँ के लोग जिताएंगे, लेकिन विश्वास नहीं हुआ, जाके बड़े हो गए। सोहित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सोहित जी आपका जवाब 10 सेकंड में चाहूंगी। ये इनका हाल है, लोगों ने इनको नकार दिया। वो उमर साहब का 2 जगह से खड़ा होना किस चीज का सबूत है? बना दिया, उसमें तो रविंद्र रैना जी के साइन है और पूरे भारतीय जनता पार्टी का लेटर पैड है। वो आप जैसे कई डुप्लीकेट है, आप जैसे कई डुप्लीकेट घूम रहे हैं। और रविंद्र रैना जी का ट्वीट भी पढ़ लीजिए जाके। रविंद्र जी, आपके इन हथकंडों से कुछ नहीं होगा। लेटर हेड बीजेपी का और साइन रविंद्र रैना का, उसमें आप कितनी सच्चाई है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की तरफ से कि उसमें सच्चाई नहीं है। इंजीनियर रशीद की वापसी तो हो चुकी है, जमानत पर बाहर आ चुके हैं, और जो चुनावी माहौल है उसमें सियासी बयान आते ही जो इंजीनियर रशीद ने दिया है उससे हलचल जरूर मच गई। अब लोग किस कदर उस बयान में भरोसा रखते हैं और उनका साथ दे पाते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक नया पहलू अब जो है इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। इंजीनियर रशीद के आने से सियासी गर्माहट जो देखने को मिल रही थी उसमें मजीद इजाफा जरूर हुआ है। नीलोफर साहिबा, सोहित जी और अभिजीत जसरोटिया साहब, आप तीनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।